हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रोफेशनल आईएएस के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के साइंस के जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे उन्हें फ्रेम करके आपके पास ला रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 6, 7, 8 ये 2 पार्ट में आया था। 8 का वीडियो 2 पार्ट में आया था। तो टोटल 5 वीडियोस को हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जहां पे हमने देखा कि कैसे बीपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद उनको भी जरूर देखिए। तो हमने कल बताया था कि कैसे अब क्लास 9th में हम जाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज करेगा। अब हम क्या करेंगे, क्लास 9 के साइंस के पहले पार्ट को कवर करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे 2 से 3 पार्ट आए, तो जितना भी पार्ट आएगा वो आगे के वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से फेनोमेना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनमें से कौन से फेनोमेनो में भी हमें इंक्रीज दिखेगा, ठीक है, या बढ़ेगा वो फेनोमेना भी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा फेनोमेना बढ़ेगा, यही चीज ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी, या इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो हमें पता है कि गैस कंप्रेस नहीं करेगा, जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, जो थर्ड ऑप्शन में सही है। और इवेपोरेशन भी हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, और जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज होता है, मतलब गैस इधर से उधर जो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा इधर उधर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है, या स्पीड जो है या वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट। मतलब कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी पार्टिकल में, तो उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपको ये बताना है। तो क्या वो वाटर, एयर, विंड है, एयर, सुगर, सॉइल है, या ऑक्सीजन, वाटर, सुगर है। तो हमें पता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उससे कम होता है गैस में। सबसे कम गैस में, फिर लिक्विड में, उससे ज्यादा सॉलिड में। तो ये अगर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन इज अ गैस, वाटर इज अ लिक्विड एंड सुगर इज अ सॉलिड। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का ऑप्शन बनाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए नहीं है, सीखने का भी कोशिश करना है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मैं डालता हूं जहां पे क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, सीखने के लिए भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। मतलब ये जो फेनोमेना आपके पास दिए हुए हैं, ये 6-7 जो भी दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि किसमें ऑस्मोसिस हो रहा है और किसमें डिफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वेलिंग ऑफ ए रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। मतलब जो हम किशमिश है, अगर हम उसको पानी में रख देंगे तो हम देखते हैं कि वो स्वेल कर जाता है। तो ये फेनोमेनन क्या हो जाएगा, ये फेनोमेनन दिखाता है ऑस्मोसिस को, ठीक है, ओएस। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, मतलब जब हम छींकते हैं तो वायरस फैल जाता है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम हो रहा था। तो वो कौन सा फ्यूजन था, वो था डिफ्यूजन। अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, मतलब अर्थवर्म जो है तो वो जब कॉमन सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो मर जाता है। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस से क्या हो जाता है कि जो उसके अंदर का पानी है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप। तो पहला वाला क्वेश्चन बताया था कि जैसे वो पानी में रख रहा था, तो यहाँ पे वो एक थिक शुगर सिरप में रख रहा है। तो क्या होगा उससे कि पानी बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, अगेन ऑस्मोसिस। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस, मतलब जब केक घर में बन रहा है तो उसका स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफ्यूजन। एक्वाटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको रेस्पिरेशन टाइम यूज करते हैं। तो ये एक फेनोमेनन क्या हो जाएगा, ये
डिफ्यूजन का फेनोमेनन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, मतलब कि कोई अगर आर्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है और वो रस्ट कर रहा है तो वो कैसा फेनोमेनन है? क्या वो कोरोजन है और एक फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों है? क्या वो डिसोल्यूशन है और वो एक फिजिकल चेंज है? कोरोजन है और वो एक केमिकल चेंज है? तो हमें पता है कि जो रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल है वो एक कोरोजन का फेनोमेनन है और वहां पे सिर्फ केमिकल चेंजेस होते हैं, ना नहीं फिजिकल चेंजेस वहां पे नहीं होते। ये ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज, यानी रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ। तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन काफी मतलब रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता है वो सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? तो क्या आयोडीन को हम लोग पोटासियम आयोडाइड में डालते हैं, क्या आयोडीन को हम वैसलीन में डालते हैं, या आयोडीन को वाटर में डालते हैं? तो अगर आपको लग रहा है कि इनमें तीनों में एक भी आंसर है तो नहीं, तीनों में से एक भी आंसर सही नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो जो ये सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं? टिंचर इन आयोडीन। तो हम आयोडीन का टिंचर जो है, टिंचर इन आयोडीन क्या करेंगे? अल्कोहल का सॉल्यूशन में डालेंगे। किस में डालेंगे? अल्कोहल का सॉल्यूशन में डालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, मतलब कि कोई भी बॉडी का अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से गैस हो रहा है या गैस से सॉलिड हो रहा है, तो ये किस तरीका का चेंजेस है? क्या इसमें एनर्जी, ओनली एनर्जी इज टेकन टू द सिस्टम, या एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, या कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, या मोर देन अबव, या नन ऑफ द अबव? तो अगर आपको पता है तो उसका आंसर दोनों हो जाएगा, मतलब कि एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम भी होता है और एनर्जी इज टेकन आउट फॉर द सिस्टम होता है। अगर दो ऑप्शन सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे किस चीज का डिस्कवरी हुआ? ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या प्रोटॉन हुआ, या न्यूक्लियस इन द एटम हुआ? तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस जो है उसका डिस्कवरी रदरफोर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम आर करेक्ट, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम में से कौन करेक्ट है? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली रदरफोर्ड मॉडल से ही पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कंसिडर द न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो हाँ, established that the alpha particles are 4 times as heavy as hydrogen atom and can be compared to a solar system। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बी, ए और जो 3 ऑप्शन है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है उससे सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला और तीसरा ये दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कह रहा है कि इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, तो स्टेटमेंट है द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, राइट? द पॉजिटिवली चार्ज इज अज्यूम्ड, द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, हाँ ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन अबव। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, अगर आपको ए सही लग रहा है तो बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ो, और हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या दिखाया हमें? क्या वो इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, या न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है? तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है, यानी कि जो मास और जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में कंसेंट्रेटेड रहता है एक एटम का, ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे पहले जब हमने क्लास 8 का एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो सेल के चैप्टर आया था तो वहां पे भी सेल के क्वेश्चंस काफी सारे हमने कराए थे। तो यहाँ पे भी क्लास 9 में भी सेल से रिलेटेड एक चैप्टर है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल है और जैसे कि साउंड है, जैसे कि लाइट चैप्टर है,
ये सब चैप्टर जो है काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और बीपीएससी में इसका क्वेश्चंस काफी सारा आता है अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया होगा तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन या आरएनए। तो अगर इसका आंसर पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन अबव। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना रहता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन विल बी द आंसर, सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। इसी तरीके से आपको याद होगा कि बीपीएससी इस बार क्लोरोप्लास्ट पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो वहां पे आंसर क्या था, डीएनए प्लस आरएनए दोनों रहता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो आपको पता होगा राइबोसोम के बारे में, तो उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, ये एंजाइम के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, या ये हार्मोन के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो नॉट अ फंक्शन पूछा है, तो जो प्रोटीन है और जो एंजाइम है ये दोनों में ये मदद करता है, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे और राइट क्या हो जाएगा, हार्मोन। हार्मोन में जो है राइबोसोम का कोई काम नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन। तो अगर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, तो वहां पे हम याद रखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस तो पता ही है, और एंजाइम का मैन्युफैक्चरिंग भी राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। पहला, इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दूसरा, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, या इट कैन बी साइट फॉर एनर्जी जनरेशन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे अगर नॉट पूछा है तो ये गलत है यहाँ के लिए। ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स तो हाँ ये करता है, तो यहाँ पे ये गलत है, लेकिन ये एनर्जी जनरेशन वाला जो स्टेटमेंट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, मतलब जो प्लाज्मोलाइसिस करके एक फेनोमेनन है ये प्लांट सेल में किसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, या श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है, वो अपना पानी बाहर छोड़ देता है, किसमें, हाइपरटोनिक मीडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेल ऑर्गेनेलीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन अ सेल, मतलब कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो है वो पॉइजन और ड्रग्स को एक सेल में डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या वो गोल्गी apparatus है, क्या वो लाइजोसोम है, क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो SER है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये पॉइजन और ड्रग्स में डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। कहाँ पे, जो लीवर वाले सेल्स है, तो लीवर में जो सेल्स है वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, मतलब जो प्रोटीन्स और लिपिड्स है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है ना, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे में पढ़ा था, जो कि पॉइजन्स को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता था। यहाँ पे था कि प्रोटीन्स और लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट होता है उसके बनने में, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो वो हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सुगर फ्रॉम सिंपल सुगर, मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनली जो है सिंपल सुगर से कॉम्प्लेक्स सुगर बना लेता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या प्लास्टिड्स। तो इसका जो आंसर है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो आंसर है वो है गोल्गी बॉडीज। तो जो गोल्गी बॉडीज है वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है।
यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे कि अमीबा जो है वो फूड को अक्वायर करता है, ठीक है। तो वो जो फूड अक्वायर करता है वो किस उसको उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या प्लाज्मोलाइसिस। तो अभी आपने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, तो प्लाज्मोलाइसिस तो नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। मतलब जो सेल है वो फूड पार्टिकल को अपने में डायरेक्टली इनगल्फ कर लेता है, और ये किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ द सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मतलब कि किसमें सेल्यूलोज से जो हम लोग का सेल वॉल बना होता है, तो इनमें से किसमें नहीं बना होता है ना। तो क्या वो बैक्टीरिया है, हाइड्रीलिया है, मैंगो ट्री है। तो मैंगो ट्री तो आपको पता है नहीं है, इसका सीधा का सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। मतलब न्यूक्लियस के अलावा किस ऑर्गेनेली में भी डीएनए पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो पावर हाउस ऑफ द सेल है उसी को डीएनए, उसके पास डीएनए भी रहता है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। तो जो सेल थ्योरी है अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान दें तो वो 1665 में हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है वो सेल को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो 1674 में ल्यूवेन हुक जो है, ठीक है, ये लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद 1838 और 39 के समय स्क्लेडन एंड श्वान, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। उसी सेल थ्योरी को बढ़ाते हुए 1855 में यानी 1855 में वर्चो ने ये कहा कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। तो क्वेश्चन यही था हमारा ये 1855 वाला कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कौन बोला था, तो ये बोला था वर्चो। तो ये 21 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और होगा जो सेल से रिलेटेड होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फ्लो करेंगे जो जनरली फिजिक्स का चैप्टर्स रहते हैं। तो गाइस थैंक यू। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, उससे पता चलता है कि कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आप लोगों का। थैंक यू गाइस।